हाय स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ेंगे। और अंतरराष्ट्रीय संबंध में हम पढ़ेंगे गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता 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 का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल न होना तथा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए अपनी व्यवस्थाओं का संचालन करना तथा किसी भी गुट का समर्थन न करना। यह स्थिति जब उत्पन्न हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और जो नवोदित राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे उस समय क्योंकि शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका था, विश्व दो गुटों में विभाजित हो चुका था और एक गुट का प्रतिनिधित्व साम्यवादी रूस अथवा सोवियत रूस कर रहा था और दूसरे का प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। ऐसी स्थिति में देश के महान विचारक, तीन महान विचारकों को माना जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टीटो। इनके द्वारा गुटनिरपेक्षता का जन्म किया गया, गुटनिरपेक्षता को बनाया गया, जिसमें प्रारंभ में जब इसका निर्माण 1961 में हुआ तो इसके सदस्यों की संख्या थी 25। इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 25। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 120 है, अर्थात वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 120 है और इसे दोनों गुटों द्वारा मान्यता थी। इसे दोनों गुटों द्वारा मान्यता प्राप्त थी, अर्थात मान्यता थी। इसे दोनों गुटों द्वारा 1961 में इसे बेलग्रेड में इसकी स्थापना की गई थी। बेलग्रेड में इसकी स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद नासिर और मार्शल टीटो, इनका अहम रूप से भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मिस्र के नासिर और टीटो यूगोस्लाविया के थे, जिन्होंने तीनों के द्वारा, नेहरू, नासिर, टीटो के द्वारा गुटनिरपेक्षता की स्थापना की गई थी। गुटनिरपेक्षता को एक योगदान, यानी गुटनिरपेक्षता ने एक अपना महत्वपूर्ण योगदान रखा था। अब बात आती है कि गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियां क्या क्या रही, गुटनिरपेक्षता की क्या क्या उपलब्धियां रही। तो गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियों में आपको बता देता हूं। गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियां, गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियां पहले थी, इसे दोनों गुटों द्वारा मान्यता। गुटनिरपेक्षता द्वारा
गुटनिरपेक्षता द्वारा दोनों गुटों द्वारा मान्यता, दोनों गुटों द्वारा मान्यता, दोनों गुटों द्वारा मान्यता, दोनों गुटों द्वारा मान्यता, विश्व राजनीति में संघर्ष को टालना, विश्व राजनीति में संघर्ष को, विश्व राजनीति में संघर्ष को टालना, शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से बचाना, शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में, शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में बदलने से रोकना, बदलने से रोकना, निशस्त्रीकरण और अस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति, निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति, निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति करना, विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण तैयार करना, उन्मुक्त गुटनिरपेक्षता द्वारा दोनों गुटों को मान्यता, अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमान, अपनी प्रगति के लिए विकास के प्रतिमान, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को रूपांतरित करना, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को रूपांतरित करना। गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियां थी है, गुटनिरपेक्षता द्वारा दोनों गुटों द्वारा मान्यता, अर्थात विश्व के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दो गुट थे, एक सोवियत संघ था और एक संयुक्त राज्य अमेरिका था, इस गुटनिरपेक्षता नाम को दोनों गुटों द्वारा मान्यता दी गई थी। दूसरी बात थी विश्व राजनीति में संघर्ष को टालना। गुटनिरपेक्षता के जो सदस्य राष्ट्र थे उन्होंने यह कहा था कि भविष्य में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध उन्होंने देख रखा था और वे कभी भी तृतीय विश्व युद्ध को नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उसने विश्व के अंदर जो संघर्ष का वातावरण था उसको कम करना था, उसको टालना था।
तीसरा है शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में बदलने से रोकना था। शीत युद्ध इस प्रकार का युद्ध था, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था, एक कूटनीतिक युद्ध था, एक वाक युद्ध था, जिसे कभी भी युद्ध की संभावना उसमें रहती थी, कभी भी युद्ध हो सकता था, लेकिन उसे शस्त्र युद्ध में बदलने से रोकना था। ये कूटनिरपेक्षता की मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति करना, अर्थात शस्त्रों पर रोकना, निशस्त्रीकरण को रोकना, ये इसके मुख्य थे। विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण तैयार करना, अर्थात एक अच्छे वातावरण का निर्माण करना था। अपनी प्रगति के लिए विकास के प्रतिमान तैयार करना कि किस प्रकार से उत्तरोत्तर विकास हो सके। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए एक अच्छे वातावरण का निर्माण करना, एक अच्छा वातावरण करना, विकासशील देशों के लिए आर्थिक व्यवस्थाओं की स्थापना करना, ये सब बातें गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियां थी, गुटनिरपेक्षता की इंपॉर्टेंस थी, जिससे गुटनिरपेक्षता अग्रसर हुआ और इसकी महत्ता बढ़ी। अब बात आती है गुटनिरपेक्षता की क्या क्या कमजोरियां रही। कमजोरियां, गुटनिरपेक्षता की कमजोरियां, पहली थी अवसरवादी और काम निकालने की नीति। अवसरवादी और काम निकालने की नीति। काम अवसरवादी और काम निकालने की नीति। सिद्धांततः उपयुक्त किंतु अव्यवहारिक नीति। सिद्धांततः उपयुक्त, सिद्धांततः उपयुक्त लेकिन इसे काम निकालने की नीति कहा गया। काम निकालने की नीति। तीसरा बाह्य सहायता पर निर्भरता। बाह्य सहायता पर निर्भरता। गुटनिरपेक्षता की नीति किसी तरह सुरक्षा का साधन नहीं। गुटनिरपेक्षता की नीति गुटनिरपेक्षता की नीति सुरक्षा का साधन नहीं। सुरक्षा का साधन नहीं। संकुचित नीति। संकुचित नीति राष्ट्र हित के बजाय नेतागिरी की नीति। राष्ट्र
राष्ट्र हित के बजाय नेतागिरी की नीति, नेतागिरी की नीति, इस नीति द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं, इस नीति से कोई परिवर्तन नहीं हुआ अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, इस नीति से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। गुटनिरपेक्षता एक दिशाहीन आंदोलन, गुटनिरपेक्षता एक दिशाहीन आंदोलन, गुटनिरपेक्षता की कमजोरियां थी, जो गुटनिरपेक्षता की विफलताएं भी कहलाई कि अवसरवादी और काम निकालने की नीति। इसके आलोचकों ने कहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन था जो एक अवसरवादी और काम निकालने के लिए एक संगठन की स्थापना की गई थी। क्यों? क्योंकि गरीब देश थे, गरीब देश ऐसे बड़े आयोजन या सम्मेलन का आयोजन करने में असमर्थ थे। वे इस आंदोलन के इस गुट को बनाकर वे अपने काम को साधने का प्रयास करते थे। दूसरा बात है सिद्धांततः उपयुक्त लेकिन काम निकालने की नीति का, लेकिन सिद्धांत उपयुक्त है लेकिन इसे काम निकालने की नीति कहा गया। नेक्स्ट है बाह्य सहायता पर निर्भर। गुटनिरपेक्ष जो गुट था, जो प्रारंभ में इसके 25 सदस्य थे, वर्तमान में इसके 120 सदस्य हैं। तो प्रारंभ इसके आलोचकों के द्वारा यह कहा गया कि यह एक बाह्य सहायता पर निर्भर है, अर्थात यह दूसरे जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी सहायता पर हमेशा तत्पर रहता है। क्यों? कि इसमें वे राष्ट्र थे जो या तो शोषित थे, या तीसरे विकासशील देश थे, या अत्यंत गरीब देश थे, जो दूसरे देशों की आर्थिक सहायता पर वे निर्भर रहते थे। नेक्स्ट बात थी राष्ट्रीय गुटनिरपेक्षता की नीति सुरक्षा का साधन नहीं कही गई कि इसमें अगर कोई राष्ट्र या कोई बड़ा राष्ट्र है कि ये सुरक्षा की साधन है या सुरक्षा का संगठन है, तो इसे नहीं कहा जा सकता। संकुचित नीति अर्थात छोटा गुट कहा गया, बहुत छोटी विचारधारा का इसे गुट कहा गया। राष्ट्र हित के बजाय नेतागिरी की नीति, अर्थात विकासशील में भी जो बड़े राष्ट्र थे वे इसको नेतागिरी को नाम दिया गया कि राष्ट्रहित के बजाय इसमें नेतागिरी ज्यादा हुई। नेक्स्ट बात है इस नीति से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन है, कोई प्रभावी नहीं हुई। नेक्स्ट बात है गुटनिरपेक्षता एक दिशाहीन आंदोलन रह गया, एक दिशाहीन आंदोलन के रूप में उभरकर सामने आया। इस प्रकार से गुटनिरपेक्ष आंदोलन था जो अवसरवादी और काम निकालने की नीति थी, सिद्धांत उपयुक्त था लेकिन काम निकालने की नीति रह गया, बाह्य सहायता पर यह निर्भर था। गुटनिरपेक्षता की नीति सुरक्षा का साधन नहीं थी, संकुचित नीति थी, राष्ट्रहित के बजाय ये नेतागिरी की नीति थी। इस नीति से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और गुटनिरपेक्षता एक दिशाहीन आंदोलन बनकर रह गया, एक दिशाहीन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हुआ। नेक्स्ट बात आठवीं थी जो है गुटनिरपेक्षता एक दिशाहीन
राष्ट्रों में बुनियादी एकता का अभाव था, इसलिए एकता का अभाव था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में बुनियादी एकता का अभाव था। बुनियादी एकता का अभाव था। गुटनिरपेक्षता एक मूल्य रहित पैतरा मात्र है। गुटनिरपेक्षता एक मूल्य रहित पैतरा मात्र है। पैतरा मात्र है। पैतरा मात्र है अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन में बुनियादी एकता का अभाव था, अर्थात जो राष्ट्र इसके सदस्य रहे बने थे या सदस्य थे उनमें एकता नहीं थी, उनमें एकता नाम मात्र की नहीं थी। क्यों? क्योंकि वे पूंजीवादी राष्ट्रों पर निर्भर थे, पूंजी राष्ट्रवादी राष्ट्रों पर उनका बोलबाला था। नेक्स्ट, गुटनिरपेक्षता एक मूल्य रहित पैतरा मात्र था, अर्थात इसमें मूल्यों का अभाव था। नेक्स्ट बात, गुटनिरपेक्ष आंदोलन था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक आंदोलन को दिशाहीन भी कहा गया, को दिशाहीन भी कहा गया। इसे अवसरवादी आंदोलन कहा गया। इसे अवसरवादी आंदोलन कहा गया। इसे अवसरवादी आंदोलन कहा गया। दिशाहीन इस प्रकार से था कि इसका कोई एजेंडा तैयार नहीं हुआ करता था कि किस प्रकार से कार्य कर रहा है, और इस आंदोलन की बातें मुख्य संसार के पटल पर रखने में भी असमर्थ से कहा गया। इसे अवसरवादी आंदोलन अर्थात जब अपनी बात आए तब अपनी बात को कहना, इस प्रकार से इस आंदोलन को एक अवसरवादी आंदोलन का भी आलोचकों के द्वारा कहा गया। इस प्रकार से इसकी विफलताएं। अब बात आती है प्रासंगिकता की। तो प्रासंगिकता में यह है कि गुटनिरपेक्षता वर्तमान समय में बड़े गुटों में शामिल हो गया, इसलिए तो इसकी कमजोरियां थी। अब प्रासंगिक कैसे बनाया जाए? तो वर्तमान प्रासंगिक इसलिए है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन वर्तमान समय में अपनी उच्चतम ऊंचाइयों पर है। क्यों? क्योंकि इस वर्तमान समय में जितने भी छोटे या बड़े विकासशील देश थे वे इसके सदस्य बनने के लिए आतुर हो गए, जिसके कारण इसके सदस्यों की संख्या 120 हो गई है, अर्थात 120 तक इसके सदस्यों की संख्या पहुंच गई है। दूसरी बात, प्रासंगिक कैसे बनाया जाए? तो प्रासंगिकता के लिए कि समय समय पर इसके सम्मेलन आयोजित होते हैं, हर प्रतिवर्ष इसके सम्मेलनों को आयोजित किया जाता है। हर राष्ट्र या राष्ट्राध्यक्ष इसके सम्मेलनों में पूर्ण रूप से भागीदारी निभाता है। नेक्स्ट बात,
इसके इसका अलग से कार्यालय की व्यवस्थाएं की गई हैं, अलग से इसके शिखर सम्मेलन होते हैं, चीफ ब्यूरो होता है, मंत्रियों की बैठक की जाती है। इस प्रकार से इसको बहुत ज्यादा प्रासंगिक दिया गया है। दूसरा बात, गुटनिरपेक्षता आज नाम के नाम से भी जाना जाता है, इसे नाम के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसकी हर साल इसके सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है। पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था इसका 1961 में, इसके पहला सम्मेलन बेलग्रेड यूगोस्लाविया में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस प्रकार से वर्तमान समय में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वह अपनी उपलब्धियों की ओर है, एक बहुत बड़ी उपलब्धियों की ओर अग्रसर हो रहा है। आंदोलन को इसमें सबसे बड़ी प्रासंगिक बात है, आज भिन्न भिन्न गुट होते हुए भी यह अपनी प्रगतिशीलता की ओर अग्रसर है, अपनी प्रगति की ओर यह अग्रसर हो रहा है। अब बात आती है गुटनिरपेक्ष आंदोलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वह सैनिक गुटों का, यानी जो सैनिक गुटों है उनका समर्थन नहीं करता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन सैनिक गुटों का बिल्कुल समर्थन नहीं करता है, अर्थात नाटो, सीटो, सैनिको, जो सैनिक संगठन इनका समर्थन नहीं करता है। सैनिक गुटों का या सैनिक गुटों का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट बात है यह उपनिवेशवाद का विरोध करता है। यह उपनिवेशवाद का विरोध करता है और अपनी आर्थिक प्रगति और अपनी आर्थिक प्रगति चाहता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन सैनिक गुटों का यह समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता है, सैनिक गुटों का समर्थन बिल्कुल नहीं करता है। यह उपनिवेशवाद का विरोध करता है, अर्थात जो बड़े देश छोटे देशों पर शासन करता है उसका विरोध करता है और अपनी आर्थिक प्रगति धीरे धीरे चाहता है। यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य एजेंडा है, मुख्य बिंदु है, जिससे आज यह एक प्रासंगिक संगठन बन गया है, अपनी प्रासंगिकता की ओर अग्रसर हो रहा है। इस कारण से गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने आज मुख्य वर्चस्व की ओर है। आज के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन इतना ही, अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे।